हेलो एवरीबॉडी, आई एम वर्षा वैष्णव, योर मेंटर फ्रॉम सीएचके कॉमर्स हब कोटा। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपका सिविल पेपर 2000। सिविल का पेपर डिस्कस कर रहे हैं हम लोग जून 2024। ऑलराइट, अभी तक मैं आपको पार्ट 1 कंप्लीट करा चुकी हूँ जो कि 60 मार्क्स का था। आज से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ 40 मार्क्स का जो सेकंड पार्ट है आपका लेबर लॉ। ऑलराइट, लेबर लॉ आज से हम लोग स्टार्ट यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, जल्दी से हम लोग मूव ऑन करते हैं ऑन क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपका लेबर लॉ का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। यहाँ पर क्या पूछा गया है आपसे, देखते हैं। स्क्रॉल कर रही हूँ मैं, पूरी की पूरी केस स्टडी यहाँ पर आपको दी हुई है। अपन लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इसके अंदर क्या है, 5 का ए पार्ट क्या है, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ इंस्पेक्टर ओके विद रिस्पेक्ट टू द सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग एंड मशीनरी। इंस्पेक्टर की क्या ड्यूटी है बिल्डिंग की और मशीनरी की सेफ्टी के रिगार्डिंग। कैन स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट सेफ्टी ऑफिसर। आंसर, अब देखो आंसर पे आते हैं सीधे। क्या क्या बोल रखा है, जो भी ड्यूटी इंस्पेक्टर होगा विद रिस्पेक्ट टू द सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग एंड मशीनरी आर इंडिकेटेड इन सेक्शन 40 ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अंदर बताया गया है कि इंस्पेक्टर की क्या क्या यहाँ पर ड्यूटीज होगी रिगार्डिंग द सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग एंड मशीनरी। अब देखो अपन लोगों को पता है कि फैक्ट्रीज के अंदर जो भी बिल्डिंग एंड मशीनरी होती है, अगर वो डेंजरस नेचर की होती है तो वहां पे जो वुमेन वर्कर्स हुए या जो चाइल्ड वर्कर्स हुए उनका एक्सेस उन पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, लाइकवाइज बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। इफ इट अपीयर्स टू द इंस्पेक्टर, if it appears to the inspector that any building that that any building or part of building or any part of the way machinery or plant in a factory इज इन सच कंडीशन, कुछ इस तरीके की कंडीशन में जो कि क्या है डेंजरस हो सकती है ह्यूमन लाइफ के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए, तो ही मे सर्व ऑन द ऑक्यूपायर और मैनेजर और बोथ ऑफ द फैक्ट्री एंड ऑर्डर। ठीक है, फिर वो क्या करेगा, उन्हें स्पेसिफाई करेगा, राइटिंग में उन्हें ऑर्डर देगा जहां पे उस मशीन से रिलेटेड उन्हें मेजर्स दे जाएंगे विच इज इन हिज ओपिनियन, जो भी उसे लगता है शुड बी अडॉप्टेड एंड रिक्वायरिंग देम टू बी कैरिड आउट बिफोर स्पेसिफाइड डेट। ठीक है, और वहां पे एक डेट मेंशन कर देगा कि भैया इस दिन तारीख तक आपको क्या करना है, इस मशीनरी को ठीक करवाना है या इसको इस तरीके से सेफ्टी उसकी इंश्योर करेगा। इफ इट अपीयर्स टू द इंस्पेक्टर दैट द यूज ऑफ एनी बिल्डिंग, अगर उसे लगता है कि किसी बिल्डिंग या किसी बिल्डिंग के कोई पार्ट या पार्ट ऑफ द वेज या फिर मशीनरी या फिर प्लांट इन अ फैक्ट्री इन्वॉल्व्स इमिनेंट डेंजर, बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकती है ह्यूमन लाइफ के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए, तो ही मे सर्व ऑन द ऑक्यूपायर और मैनेजर को वो क्या कर देगा, एक नोटिस सर्व कर देगा, राइटिंग में उन्हें लिख देगा, प्रोहिबिट कर देगा कि भैया जब तक ये प्रॉपर्ली रिपेयर नहीं कर दी जाती है, इसको ऑल्टर नहीं करवा दिया जा सकता है, इसको यूज में नहीं लेना है। अपॉइंटमेंट ऑफ सेफ्टी मेजर्स, ऑफ सेफ्टी ऑफिसर को कौन से सेक्शन के अंदर अपॉइंट करा जाता है, फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर 40B के अंदर करा जाता है। अब यहाँ पे लिख रखा है स्टेट गवर्नमेंट को जब कभी भी लगता है तो ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन के थ्रू ऑक्यूपायर को क्या कर सकती है, बता ऑक्यूपायर शैल एम्प्लॉय सच नंबर ऑफ सेफ्टी ऑफिसर्स एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन के अंदर जो भी स्पेसिफाई कर रखा है उस अकॉर्डिंग उसे सेफ्टी ऑफिसर को वहां पे अपॉइंट करना होगा। अब कैसे हो सकता है, तो वेयर इन 1000 और मोर वर्कर्स आर ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड, कैसी फैक्ट्री जहाँ पे 1000 या उससे ज्यादा लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। या फिर वेयर इन द ओपिनियन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, या फिर स्टेट गवर्नमेंट को क्या लगता है कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसर ऑपरेशन है इज कैरिड ऑन विच प्रोसेस और ऑपरेशन इन्वॉल्व, जहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, पॉइजनिंग कर सकता है, डिसीज कर सकता है या हजार्डस हो सकता है किसी की हेल्थ के लिए, तो फिर वहां पे सेफ्टी ऑफिसर को अपॉइंट करना रिक्वायरमेंट है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू पार्ट बी, अपन लोग यहाँ पे बी देखते हैं फिफ्थ का। क्या दिया हुआ है, राइट डाउन द ड्यूटीज ऑफ XYZ मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड टू प्रोवाइड बेसिक एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग टू अप्रेंटिस। किससे रिलेटेड पूछा बेटा क्वेश्चन, अप्रेंटिस एक्ट से रिलेटेड पूछा है। और क्या पूछा है आपसे, ड्यूटीज के बारे में पूछा है। XYZ प्राइवेट लिमिटेड के अंदर क्या क्या बेसिक और प्रैक्टिकल ड्यूटी होगी, एक जस्ट मिनट बेटा। ओके, राइट डाउन द ड्यूटीज है। ओके, XYZ जो कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहां पे क्या क्या ड्यूटीज होनी चाहिए एक एम्प्लॉयर की, किस चीज को प्रोवाइड करते हुए, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग से रिलेटेड। ऑलराइट, चलो देखते हैं आंसर क्या है आपका यहाँ पे। तो अप्रेंटिसशिप एक्ट की सेक्शन नंबर कौन सी डील करती है भैया, यहाँ पे सेक्शन नंबर 9 डील करती है। किस चीज से डील करती है, डील्स विद द प्रैक्टिकल और बेसिक ट्रेनिंग ऑफ अप्रेंटिस को क्या क्या ट्रेनिंग्स यहाँ पे प्रोवाइड करनी चाहिए, क्या क्या ट्रेनिंग्स यहाँ पे दी जानी चाहिए, यहाँ पे आप लोगों को बता रखा है। सबसे फर्स्ट वन हम लोग यहाँ पे देखते हैं, फर्स्ट वन क्या है, एवरी एम्प्लॉयर शेल मेक सुटेबल अरेंजमेंट इन हिज वर्कप्लेस, वर्कप्लेस पे उसको ऐसे अरेंजमेंट करने चाहिए एंड इम्पार्टिंग अ कोर्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, हर एक अप्रेंटिस को वहां पे प्रोवाइड करी जानी चाहिए। सेंट्रल अप्रेंटिसशिप एडवाइजर या फिर कोई और व्यक्ति जो कि इस रैंक से बिलो का, कौन सी रैंक से, तो असिस्टेंट अप्रेंटिसशिप एडवाइजर से कम की रैंक का नहीं होना चाहिए। ऑथराइज्ड कौन करेंगे, उन्हें ऑथराइज्ड किया जाएगा बाय द स्टेट अप्रेंटिसशिप एडवाइजर के द्वारा, राइटिंग में या फिर इन बिहाफ शैल बी गिवन ऑल रिजनेबल फैसिलिटीज। क्या देना है भैया, तो जो अप्रेंटाइज आपके यहाँ पे काम कर रहा है उसी सारी की सारी फैसिलिटीज यहाँ पे आपको प्रोवाइड करनी है with a view to test his work and ensure that the practical training is being imparted in accordance
विथ द अप्रूव्ड प्रोग्राम। ठीक है, कैसी ट्रेनिंग होनी चाहिए? प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वहां पे उन्हें प्रोवाइड करनी चाहिए, असेसमेंट उनको वहां पर प्रोवाइड करवाना होगा, प्रोवाइडेड दैट जो भी स्टेट अप्रेंटिसशिप एडवाइजर होता है या फिर कोई और व्यक्ति होता है जो कि उससे कम रैंक का नहीं होगा, राइटिंग में इन दिस बिहाफ शैल ऑल्सो बी गिवन, सच फैसिलिटीज भी उन्हें प्रोवाइड करनी इन रिस्पेक्ट टू अप्रेंटाइज undergoing training in establishment in relation to which the appropriate government is the state government। ठीक है, यहाँ पे appropriate government कौन होगी? एसडी होगी। और क्या करना है उन्हें? वो सारी की सारी ट्रेनिंग उन्हें प्रोवाइड करनी है जिसके लिए भी वो एलिजिबल है। सच ऑफ द ट्रेड अप्रेंटाइज, अब अगर अप्रेंटाइज कैसे हैं? ट्रेड अप्रेंटाइजेस है हु हैव नॉट अंडरगोन इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग इन स्कूल, अगर उन्हें नहीं मिली गई है, या फिर other institution recognized by any national council or any other institution affiliated to the recognized by a board या फिर state council of technical education and any other authority with the central government may by notification in the official gazette specify in behalf shall before admission in the workplace for practical training undergo a course of basic and course of basic training shall be given to the trade apprentice in any institute having adequate फैसिलिटी। क्या बोल रखा है भैया यहाँ पर? ये बोल रखा है कि कोई भी ट्रेड अप्रेंटाइज है जिन्होंने क्या करा अपने स्कूल में या इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग उन्हें नहीं मिली है, तो ऑफिशियल गजट में नोटिस के द्वारा यहाँ पर क्या किया जाना चाहिए? उनके एडमिशन के पहले उन्हें वर्क प्लेस पे भी क्या करवानी चाहिए? प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करवानी चाहिए। इसके अलावा उन्हें बेसिक ट्रेनिंग भी यहाँ पर मिलनी चाहिए। आगे नीचे क्या दे रखा है? इन द केस ऑफ अप्रेंटाइज अदर देन ग्रेजुएट या फिर टेक्नीशियन अप्रेंटाइज या फिर जो टेक्नीशियन वोकेशनल अप्रेंटाइज है, अगर इनके अलावा कोई और होता है तो जो सिलेबस होता है इक्विपमेंट का उसको यूटिलाइज किया जाएगा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए, जिसके अंदर आपको बेसिक ट्रेनिंग भी यहाँ पर प्रोवाइड करी जाएगी। ठीक है, और ये अप्रूव्ड कहाँ पर होगी? बाय द सीजी के द्वारा यहाँ पे अप्रूव किया जाएगा। इन द केस ऑफ अगर ग्रेजुएट है या फिर टेक्नीशियन अप्रेंटाइज या फिर ऊपर वाले में तो क्या था? ग्रेजुएट नहीं था, ग्रेजुएट है तो फिर क्या क्या चीजें होगी? तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है द फैसिलिटीज रिक्वायर्ड फॉर सच ट्रेनिंग in any designated trade shall be such as may be approved by the CG in consultation with the इसके कंसल्टेशन से सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल के कंसल्टेशन से जो भी सीजी क्या करती है? अप्रूव करती है, वो ट्रेनिंग यहाँ पर प्रोवाइड करी जानी चाहिए। जो भी रिकरिंग कॉस्ट होगी यहाँ पे इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर इन कनेक्शन विद द बेसिक ट्रेनिंग इम्पार्टेड टू ट्रेड अप्रेंटिस अदर देन दोज रिफर्ड इनटू टू इन क्लॉज ए एंड डबल ए ऑफ सेक्शन 6 इज टू बी बॉन्ड। कौन इसको खर्चे को कौन बॉन्ड करेगा? तो इफ सच एम्प्लॉयर अगर 200 या फिर 250 वर्कर्स है ना, मतलब कि 250 वर्कर्स यहाँ पे अगर एम्प्लॉय करी है तो कौन बॉन्ड करेगा? एम्प्लॉयर करेगा। एंड इफ सच एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज लेस देन 250 वर्कर्स अगर कम करता है तो यहाँ पे जो भी होगा द एम्प्लॉयर और गवर्नमेंट दोनों ही क्या करेगी? इक्वल शेयर करेगी और अप टू सच लिमिट एज मे बी लेड डाउन बाय द सीजी। ठीक है, जो भी लिमिट यहाँ पे बताई गई है उसके अकॉर्डिंग। आगे क्या बोल रखा है? बाय द सीजी एंड बियॉन्ड दैट लिमिट, उस लिमिट के बाहर है ना, जब तक जो लिमिट है उस तब तक तो सेंट्रल गवर्नमेंट और जो एम्प्लॉयर वो दोनों इक्वली उसको करेंगे शेयर, और उस बियॉन्ड उस लिमिट के बाद में कैसे एम्प्लॉयर अकेला करेगा? रिकरिंग कॉस्ट इफ एनी इनकर्ड बाय एन एम्प्लॉय इन कनेक्शन विद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इंक्लूडिंग बेसिक ट्रेनिंग इम्पार्टेड टू ट्रेड अप्रेंटिस। आगे ये कौन बॉन्ड करेगा? एम्प्लॉयर करेगा। रिकरिंग कॉस्ट कौन सी वाली भैया? तो ग्रेजुएट या फिर टेक्नीशियन अप्रेंटिस टेक्नीशियन वोकेशनल टेक्नीशियन अगर होते हैं तो भी कौन उठाएगा इसको? एम्प्लॉयर उठाएगा। एंड द कॉस्ट ऑफ स्टिपेंड का जो कॉस्ट होगा ये कौन बॉन्ड करेगा? सीजी बॉन्ड करेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक आपको? ये इसका आंसर हो गया। अब 5A के बाद में 5B हो गया, 5C देखते हैं क्या है बेटा। तो 5C आपको यहाँ पे बोल रखा है राइट डाउन द प्रोसीजर ऑफ फॉर फिक्सिंग एंड रिवाइजिंग मिनिमम वेजेस। यहाँ पे पूछा है आपसे कि क्या प्रोसीजर है मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के अंदर फिक्स करने का और रिवाइज करने का, किसको? मिनिमम वेजेस को। ठीक है, मिनिमम वेजेस से यहाँ पे क्वेश्चन है ये वाला। देखते हैं 5C का क्या आंसर होगा आपका। तो जो मिनिमम वेजेस एक्ट के सेक्शन नंबर 5, कौन सा सेक्शन है भैया? सेक्शन नंबर 5 ऑफ द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 डील करती है प्रोसीजर के साथ में, फिक्स कैसे किया जाता है और रिवाइज कैसे किया जाता है मिनिमम वेजेस को। ठीक है, इन फिक्सिंग मिनिमम रेट ऑफ वेजेस इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम और द रिवाइज और इन रिवाइजिंग मिनिमम रेट ऑफ वेजेस द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कैन फॉलो इधर ऑफ द टू मेथड्स। ठीक है, दो मेथड से यहाँ पे मिनिमम वेजेस को करने की, दोनों मेथड्स में से कोई से भी एक क्या कर सकते हैं? फॉलो कर सकते हैं। देखते हैं सबसे पहली मेथड क्या है। तो सबसे फर्स्ट मेथड तो जो है वो क्या है? दिस इज नोन एज कमिटी मेथड बोलते हैं इसको। इसका मतलब क्या हुआ? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या कर सकती है बेटा? अपॉइंट कर सकती है किसको? कमिटीज को, है ना, अलग अलग कमिटीज को और उनकी सब कमिटीज को जो भी उसे ठीक लगता है उस अकॉर्डिंग और इंक्वायरी कर सकती है। और यहाँ पे क्या ली जाएगी? एडवाइस ली जाएगी। ठीक है, इंक्वायरी होल्ड करके एडवाइस ली जाएगी इन रिस्पेक्ट ऑफ सच फिक्सेशन एंड और रिविजन एज द केस में बी। ठीक है, अगर उन्हें ये करना है कि कैसे रिवाइज करे या कैसे फिक्स करे, उसके लिए कमिटी या सब कमिटीज बना देंगे और उनसे एडवाइस लेंगे। आफ्टर कंसिडरिंग द एडवाइस ऑफ द कमिटी एंड कमिटीज एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करेगी? ऑफिशियल गजट के अंदर नोटिफिकेशन के द्वारा, ठीक है, फिक्स करेगी और रिवाइज कर देगी मिनिमम रेट ऑफ वेजेस को। द वेज रेट शैल बी कम इनटू फोर्स फ्रॉम सच डेट
एज में भी यहाँ पे नोटिफिकेशन की एक डेट स्पेसिफाई कर दिया जाएगा, उस स्पेसिफिक डेट से ही क्या होगा, जो नई वेजेस रेट है वो लागू हो जाएगी। इफ नो डेट इज स्पेसिफाइड, अगर कोई डेट स्पेसिफाई नहीं करी गई है तो वेज रेट शेल कम इनटू फोर्स ऑन द एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ द नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन के इशू होने के 3 महीने के एक्सपायर होने से पहले। ठीक है, आगे क्या बोल रखा है, नोट डाउन किया, इट वाज हेल्ड दैट एडवर्ड मील्स कॉर्पोरेशन वर्सेस स्टेट ऑफ अजमेर, दैट कमिटी अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 5 इज ओनली, वो कौन सी कमिटी थी, एडवाइजरी कमिटी थी, एंड द गवर्नमेंट इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट इट्स रिकमेंडेशन, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो कमिटी ने रिकमेंडेशन पास किया है उसको फॉलो ही करना पड़ेगा, कोई जरूरी नहीं है ऐसा फॉलो करना, वो एडवाइजरी कमिटी होती है, डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट फाइनली कि वो क्या रिवाइज रेट बनाना चाहते हैं। ठीक है, फर्स्ट मेथड तो वो थी। अब सेकंड मेथड क्या तरीका है रिवाइज रेट को फिक्स करने का मिनिमम वेजेस के, तो इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, नोटिफिकेशन मेथड भी बोलते हैं। व्हेन फिक्सिंग मिनिमम वेजेस अंडर सेक्शन 5, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा ऑफिशियल गजट में पब्लिश कर देती है अपने प्रपोजल को, किस चीज के लिए, फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ पर्सन लाइकली टू बी अफेक्टेड देयर बाय एंड स्पेसिफाई अ डेट नॉट लेस देन 2 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन, कम से 2 महीने के अंदर अंदर उन्हें क्या कर देना है, स्पेसिफाई कर देना है, बता देना है, ऑन विच द प्रपोजल विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। ठीक है, द रिप्रेजेंटेशन रिसीव्ड विल बी कंसिडर, जो भी रिप्रेजेंटेशन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को मिले हैं उनको कंसिडर किया जाएगा। इट विल ऑल्सो कंसल्ट द एडवाइजरी बोर्ड से भी कंसल्ट करेंगे, जो कि कॉन्स्टिट्यूट करी गई है सेक्शन नंबर 7 के अंदर, एंड देयर आफ्टर उसके बाद में क्या करेंगे, फिक्स करेंगे और रिवाइज करेंगे किसको, मिनिमम रेट ऑफ वेजेस को बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट। ठीक है, तो यहाँ पे नोटिफाई करा जा रहा है, द न्यू वेज रेट शेल कम इनटू फोर्स, जो भी डेट स्पेसिफाइड उस डेट को हो जाएगी, अगर कोई भी डेट स्पेसिफाइड नहीं है तो ये जो नोटिफिकेशन जब से आया है इनटू फोर्स ऑन द एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू। ठीक है, 3 महीने के अंदर अंदर उसके इशू के 3 महीने के अंदर अंदर तक क्या हो जाएगा, हो मिनिमम वेज रेट कैन बी रिवाइज विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से भी क्या कर सकते हैं, उसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, 5C के बाद में अब अपन लोग डिस्कस करते हैं 5D। 5D क्या क्वेश्चन पूछा बेटा आपसे, तो 5D में पूछा गया है, राइट डाउन द प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट लेबर से पूछा है। ठीक है, आपसे क्या पूछा है यहाँ पे कि क्या पेनल्टीज लगती है अगर आप कॉन्ट्रावेंट करते हैं प्रोविजन बाय द कंपनी, किसके प्रोविजंस को, तो जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबॉलिशन एक्ट 1970 है उसके प्रोविजंस को अगर कॉन्ट्रावेंट करते हैं तो कंपनी के ऊपर क्या क्या पेनल्टीज लगाई जाती है। ठीक है, सीधे आते हैं, चलो भैया आंसर पे, हम लोग क्या क्या पेनल्टीज लगाई जाती है 5D। 5D के अंदर क्या है, 5D के अंदर क्या है, तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबॉलिशन एक्ट 1970 कवर्स प्रोविजंस रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, एम्प्लॉइंग कॉन्ट्रैक्ट लेबर, लाइसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर के लाइसेंस, वेलफेयर और हेल्थ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लेबर के हेल्थ, उनकी पेनल्टीज और प्रोसीजर से रिलेटेड है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 10 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970, जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है कंसल्टेशन के बाद में, किसकी कंसल्टेशन के बाद में, सेंट्रल बोर्ड के कंसल्टेशन के बाद में, एज द केस में भी, या फिर स्टेट बोर्ड के कंसल्टेशन के बाद में प्रोहिबिट कर सकती है नोटिफिकेशन जारी करके ऑफिशियल गजट में, किस चीज के लिए प्रोहिबिट कर सकती है, तो एम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर इन एनी प्रोसेस ऑपरेशन या फिर अदर वर्क इन एनी एस्टेब्लिशमेंट। सेक्शन नंबर जो 10 है, वेस्ट विथ ओवरराइडिंग पावर इन द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग कंटेंट इन द एक्ट। सेक्शन नंबर 10 किससे रिलेटेड है, तो 10 ओवरराइडिंग पावर्स के बारे में भी बताता है। अब देखो क्या क्या ऑफेंसेस हैं जो कि कंपनी यहाँ पर कर सकती है, तो देखो ऑफेंस बाय कंपनी, ऑफेंस बाय कंपनी का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, ऑफेंस बाय कंपनी का क्या मतलब होता है, तो सेक्शन नंबर 25 ऑफ द एक्ट क्या कहता है, provides that if the person committing any an offense under this act is a company, the company as well as every person in charge of, ठीक है, कंपनी और कंपनी के साथ साथ वो व्यक्ति जो कि रिस्पॉन्सिबल है इस फाइनल एक्ट के लिए, उन्हें भी क्या करा जाएगा, टाइम एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी, वो भी गिल्टी माने जाएंगे उस ऑफेंस के लिए, एंड शैल बी लाइबल टू प्रोसीड अगेंस्ट एंड पनिश्ड अकॉर्डिंगली, और उनको भी क्या करा जाएगा, पनिश यहाँ पर किया जाएगा। क्लियर है, आगे क्या बोल रखा है, इट इज प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेंट इन द सबसेक्शन शैल रेंडर एनी सच पर्सन लाइबल टू द पनिशमेंट इफ ही प्रूव्स दैट द ऑफेंस वाज कमिटेड विदाउट हिज नॉलेज, अगर किसी व्यक्ति ने ये बात प्रूव कर दी कि भैया ये उसकी नॉलेज के बिना हुआ है, उसकी बिना नॉलेज के इस तरीके का ऑफेंस कमिट करा गया है, तो फिर यहाँ पे उसे क्या नहीं करा जाएगा, पनिश नहीं किया जाएगा। However, where an offense is under this act has been committed by a company and it is proved that the offense has been committed with the consent and convenience of, or that the commission of the offense is attributable to any neglect ऑन द पार्ट ऑफ, अगर डायरेक्टर की कोई गलती, मैनेजर या मैनेजिंग एजेंट या फिर किसी और ऑफिसर ऑफ द कंपनी की कोई गलती, जैसे कि डायरेक्टर, मैनेजर, मैनेजिंग एजेंट या फिर कोई और ऑफिसर हो गया, तो उन्हें यहाँ पे गिल्टी माना जाएगा, दैट द ऑफेंस शैल बी लाइबल टू बी प्रोसीडेड अगेंस्ट एंड पनिश्ड अकॉर्डिंगली। पनिश्ड अकॉर्डिंगली का मतलब क्या होता है कि कंपनी टू कंपनी या फिर ऑफेंस टू ऑफेंस डिफर करता है कि किस तरीके का फाइनल पेनल्टीज यहाँ पे आपके ऊपर लगाई जाएगी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन क्या है,
तो कंपनी मीन्स कंपनी का मतलब क्या होता है, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जिसके अंदर यहाँ पे फर्म या फिर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल होता है। और डायरेक्टर का मतलब क्या हुआ, कोई भी फर्म मीन्स अगर फर्म के अंदर तो कौन होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, ठीक है। कंपनी के अंदर कौन होंगे, तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल कौन हो सकता है, तो जो भी बीओडी के मेंबर होते हैं वो सब लोग हो सकते हैं। क्लियर है आपको यहाँ पर, यहाँ तक ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 अपन लोगों ने डिस्कस करा है यहाँ पे, और हर एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बेटा पूछा गया था 5 मार्क्स ईच। यस, 5 मार्क्स ईच का हर एक क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया था। ऑलराइट, तो देखो केस स्टडी थी लेकिन बिल्कुल इरेलेवेंट थी। आपको पेपर में कहीं पर भी केस स्टडी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे क्वेश्चंस को पढ़ो। और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में अगर आपको कहीं लगता है कि हाँ भैया रिक्वायरमेंट है, केस स्टडी से आंसर निकलेगा, तो देन यू कैन गो फॉर द फॉर रीडिंग केस स्टडी, अदरवाइज देयर इज नो रिक्वायरमेंट, जस्ट वेस्टिंग ऑफ टाइम। सिर्फ आपको कंफ्यूज करने की यहाँ पे कोशिश करी जाती है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा आप लोगों के पास में यहाँ चॉइस है, ठीक है। क्या चॉइस है यहाँ पे आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 6 या 6 से दोनों में से कोई आप एक कर सकते हैं। 6 के कितने पार्ट है यहाँ पे बेटा, 6 के 4 पार्ट है और 6A के भी 4 पार्ट है, ठीक है। तो आप कोई सा भी अटेम्प्ट कर सकते हो। चलिए वन बाय वन अपन लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। एक्स वॉज फेसिंग अ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, वेट अ मिनट। चलिए जी देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एक्स वॉज फेसिंग अ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी फॉर allegedly indulging in a sexual harassment, okay, of a senior woman officer, ठीक है। He contended that as the alleged misconduct took place not at a workplace, चलिए वर्कप्लेस से रिलेटेड है, बट द गेस्ट हाउस ऑफ अ कंपनी, कंपनी का ही गेस्ट हाउस था जहां पर वो जो वुमेन ऑफिसर है वो रिसाइड कर रही थी। ही कुड नॉट बी एक्यूज ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्कप्लेस, अब उसको इस नाम से तो कम से कम एक्यूज नहीं किया जा सकता है। इन द लाइट ऑफ अ डिसाइडेड केस लॉ, एक ऑलरेडी डिसाइडेड ऐसा केस लॉ है, ठीक है। उसके लाइट में आपको बताना है कि भैया ये जिम्मेदार होगा कि नहीं होगा, ठीक है। मूविंग ऑन टू आंसर, चलिए कौन सा वाला केस लॉ था वो, सौरभ कुमार Malik versus Comptroller and Auditor General of India. The respondent was facing departmental inquiry, was allegedly indulging in a sexual harassment of his senior women officer, contended that he could not accuse of sexual harassment at workplace as the alleged misconduct took place नॉट एट द वर्क प्लेस बट एट द ऑफिशियल मेस, ठीक है। कहाँ पे हुआ था, वर्क प्लेस पे नहीं हुआ था लेकिन ऑफिशियल मेस पे हुआ था, where the woman officer was residing. It was argued that the complainant was a senior to the respondent and thereof no favor could be expected by respondent from the complainant and thus his alleged act would not constitute sexual harassment, ऐसा बताया गया था। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या करा था, इस मैटर को कंसल्ट देखते हुए क्लियरली उसको मिसकंसीव्ड हुआ। द दिल्ली हाई कोर्ट ऑब्जर्व किया दैट द एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ फॉर्मुलेटिंग द विशाखा गाइडलाइंस को देखते हुए was obvious in order to ensure that the sexual harassment of working women is prevented and every person guilty of such an act is dealt with sternly, ठीक है। कीपिंग इन व्यू द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द जजमेंट, ठीक है, यही था कि भैया जो कोई भी व्यक्ति गलती में है उसे आपको कड़ी से कड़ी सजा देनी है, छोड़ना नहीं है। तो इस तरीके के जजमेंट को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए a narrow and pedantic approach cannot be taken in defining the term workplace by confining the meaning to the commonly understood expression office, है कि सिर्फ ऑफिस तक ही इसे को नहीं लिमिट करके रखना है। It is imperative to take into consideration the recent trend which has emerged with advent of computer and internet technology and advancement of information। देखो वर्क प्लेस कोई सी भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ ऑफिस ही हो। इतना ज्यादा जो इंप्रूवमेंट है आईटी टेक्नोलॉजी के अंदर, जो एडवांसमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे वर्क प्लेस की और ऑफिस की जो डेफिनेशन है उसको और ज्यादा इलॉबरेट किया गया है। अ पर्सन कैन इंटरैक्ट और डू बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस विद अनदर पर्सन while sitting at some other country by way of video conferencing. It has also become a trend of that the office is being run by the CEOs from the residence. In a case like if such an officer indulged in an act of sexual harassment with an employee, says his private secretary, it would not be open for him to say that he had not committed the act at workplace but at his residence and get away with the same. Nothing the above High Court observed the following factors would have bearing on determining whether the act has occurred at the workplace, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर्स को यहाँ पे ध्यान रखेंगे, तो proximity from the place of work को ध्यान में रखेंगे, कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट ओवर सच अ प्लेस, ठीक है, कितना मैनेजमेंट का वहां पे क्या है, कंट्रोल है ओवर सच प्लेस या फिर रेसिडेंस जहाँ पे वर्किंग वुमन रिसाइड कर रही है, ठीक है। आगे क्या देखा जाएगा, सच अ रेसिडेंस हैज टू बी एन एक्सटेंशन और कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ द वर्किंग प्लेस है या नहीं है। In conclusion, the Delhi High Court held that the official mess where the employee was alleged to have been sexually harassed definitely falls under
वो वर्क प्लेस की डेफिनेशन में ही आएगा। इसीलिए इन प्रोविजन और इन लॉज को ध्यान में रखते हुए जो कंटेंशंस ए ने लगाए हैं वो पूरी तरीके से क्या कहलाएंगे, इनवैलिड कहलाएंगे। ऑलराइट, अब 6A के बाद में 6B देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। Shelja, a female employee working in MNC, ठीक है, informed the manager of the company, okay, about her pregnancy, ठीक है, she sought guidance on maternity leave के ऊपर उसको guidance जो कि उसको entitled benefits क्या क्या उसको maternity benefit में मिलने चाहिए। एज अ मैनेजर ऑफ द कंपनी एडवाइस करो शैलजा को ऑन द मैटरनिटी लीव एंटाइटलमेंट और बेनिफिट्स, ठीक है। क्या पूछा है, मैटरनिटी बेनिफिट्स से आपसे क्वेश्चन पूछा है चैप्टर नंबर 19 से। क्या पूछा है आपसे यहाँ पे, मैटरनिटी बेनिफिट्स के क्या क्या बेनिफिट्स और किन किन चीजों के लिए एंटाइटलमेंट्स जो कि इसको मिलने चाहिए। ओके, सो अंडर द मैटरनिटी बेनिफिट देखते हैं हम लोग सबसे पहले ड्यूरेशन ऑफ मैटरनिटी लीव कितना होता है भैया, कम से कम 26 वीक का यहाँ पे आपको ड्यूरेशन दिया जाता है। नाउ फॉर अ वुमेन हु हैव ऑलरेडी हैड 2 और मोर चिल्ड्रन ड्यूरेशन ऑफ मैटरनिटी वीक कम करके 12 हफ्ते कर दिया है, अदरवाइज आपको 26 वीक का मिलेगा। देन क्या बोला, कमेंसमेंट ऑफ मैटरनिटी लीव कब से शुरू हो जाएगी आपकी मैटरनिटी लीव, तो जो लीव्स होती है ये अप टू 8 वीक होती है बिफोर द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। एक्सपेक्टेड प्रीनेटल जो लीव होती है वो आपकी 8 वीक तक होती है। एंड इफ द वुमन वर्क्स इन अ फैक्ट्री एंड हर डिलीवरी occurs during the prenatal leave period, the maternity leave will automatically extend for 6 months following the delivery, ठीक है। वो डिलीवरी से 6 मंथ तक की भी 6 वीक तक की भी क्या होगी, वो बढ़ जाएगी। वेजेस ड्यूरिंग मैटरनिटी लीव के दौरान क्या वेजेस आपको मिलते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है उसको मैटरनिटी बेनिफिट्स यहाँ पर मिलते हैं विच इज पेबल एट द रेट ऑफ, किस रेट पर दी जाती है, एट द रेट ऑफ हर एवरेज डेली वेजेस, ठीक है, फॉर द पीरियड ऑफ हर एब्सेंस, जब तक कि वो एब्सेंट रहती है तब तक के लिए। आगे क्या बोल रखा है, एवरेज डेली बेसिस कैलकुलेट करा जाता है ऑन द बेस्ड ऑन द एवरेज वेज अर्नड बाय द वुमेन ड्यूरिंग 3 मंथ, है ना, प्रिसीडिंग द डेट ऑफ हर मैटरनिटी लीव। उसकी जो मैटरनिटी लीव है उससे पिछले 3 महीने की जो सैलरी होती है, जो कि उसकी जो वेज होती है उसकी, उसके अकॉर्डिंग एवरेज वेज को यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट आपसे क्या बोला है, मेडिकल बोनस के बारे में बोला है। इन एडिशन टू मैटरनिटी बेनिफिट एलिजिबल वुमेन आर इंटाइटल टू रिसीव अ मेडिकल बोनस भी उन्हें यहाँ पे दिया जाता है इफ दे डू नॉट रिसीव फ्री मेडिकल केयर फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। अगर उन्हें चाइल्ड बर्थ और प्रेगनेंसी के दौरान क्या नहीं मिली, फ्री मेडिकल केयर अगर नहीं मिली, तो यहाँ पे उन्हें मेडिकल बोनस भी प्रोवाइड किया जाता है। लीव फॉर मिसगैरेज और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, अब क्या हो गया कि भैया वो मिसगैरेज हो गया है या कुछ और हो गया है, तो फिर क्या होगा, तो यहाँ पे बोला है वुमेन एंटाइटल्ड 6 वीक ऑफ मैटरनिटी लीव इमीडिएटली फॉलोइंग द डे ऑफ हर मिसगैरेज या टर्मिनेशन अगर हो चुका है तो उसको 6 वीक की क्या मिलती है, लीव मिलती है, पेड लीव उसे यहाँ पे मिलती है। नोटिस ऑफ क्लेम फॉर मैटरनिटी लीव, अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉयर को नोटिस करना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा। वुमेन इंटेंडिंग टू टेक, जो भी मैटरनिटी लीव लेना चाहती है उसको अपने एम्प्लॉयर को रिटर्न में क्या करना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा, उसकी प्रेगनेंसी के बारे में बताना पड़ेगा और उसके इंटेंशंस के बारे में बताना पड़ेगा कि वो मैटरनिटी लीव लेना चाहती है। कम से कम उसकी एक्सपेक्टेड डिलीवरी के 6 हफ्ते पहले ही उसे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उसे इंटीमेट करना पड़ेगा। देन यहाँ पे क्या बोल रखा है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिसमिसल एंड डिस्चार्ज, क्या क्या हो सकता है, तो जो प्रोहिबिट करता है डिसमिसल एंड डिस्चार्ज ऑफ वुमेन ड्यूरिंग हर एब्सेंस और मैटरनिटी लीव। इट आल्सो प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयर फ्रॉम चेंजिंग हर कंडीशंस ऑफ सर्विस, है ना, ऐसा नहीं हो कि भैया उसकी सर्विस कंडीशंस को आप चेंज कर दो जिससे कि उसको डिसएडवांटेजेस हो जाए इस पीरियड के दौरान। देन बोला नर्सिंग ब्रेक यहाँ पे मिलेगा हर एक वुमेन जिन्होंने भी बच्चे को डिलीवर किया है, वो रिटर्न्स टू ड्यूटी, जैसे वो रिटर्न होती है ड्यूटी पे, डिलीवर शेल इन एडिशन टू द इंटरवल फॉर रेस्ट अलाउड टू हर, उसको रेस्ट दिया जाएगा, विल बी अलाउड इन द कोर्स ऑफ हर डेली वर्क के बेसिस पे उसे क्या दिए जाएंगे, 2 ब्रेक दिए जाएंगे प्रिस्क्राइब्ड ड्यूरेशन फॉर नर्सिंग, ताकि वो बच्चे की ध्यान रख सके, द चाइल्ड अंटिल द चाइल्ड अटेंड द एज ऑफ 15 मंथ, जब तक कि बच्चा कैसे नहीं रहता, 15 महीने का नहीं हो जाता। इसके अलावा उसको टीच फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड करी जाती है। इसके अलावा एम्प्लॉयर का ऑब्लिगेशन होता है, क्या ऑब्लिगेशन होता है कि पूरे के पूरे मैटरनिटी बेनिफिट जो भी एलिजिबल फीमेल एम्प्लॉयज उन्हें यहाँ पर मिले, एम्प्लॉयर मस्ट ऑल्सो इंश्योर कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के जो भी प्रोविजन है रिगार्डिंग मैटरनिटी लीव्स एंड बेनिफिट्स एंड प्रोटेक्शन फॉर फीमेल एम्प्लॉयज, वो इन सारी चीजों के बारे में क्या करेगा, ध्यान रखेगा। ये सारे के सारे प्रोविजंस है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के, जो कि क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं किसी भी वुमेन को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, प्रमोट देयर हेल्थ एंड वेलबींग, ठीक है, इंश्योर देयर जॉब सिक्योरिटीज और उनकी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को ध्यान में रखते हुए ये एसेंशियल होता है एम्प्लॉयर के लिए कि वो अवेयर करें एंड कंपेयर विद द प्रोविजंस एंड द राइट टू प्रोटेक्ट द फीमेल एम्प्लॉयज को प्रोटेक्ट करें। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर।